नमस्कार। इस अर्जेंट पब्लिक हेल्थ ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे पैथोजन के बारे में बात करने वाले हैं जो वैसे तो काफी पुराना है पर तेजी से बदल रहा है और अब इसने इंटरनेशनल ट्रैवल और ग्लोबल हेल्थ के लिए एक बिल्कुल नया संकट खड़ा कर दिया है। एक पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल होने के नाते इस विश्लेषण के जरिए मैं आपको इस खतरे की पूरी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रीफिंग का एजेंडा काफी क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे इंसिडेंट रिपोर्ट यानी क्रूज आउटब्रेक से, फिर देखेंगे इसका पैथोजन प्रोफाइल, हिस्टोरिकल टाइमलाइन, एक बहुत ही अहम टॉपिक द एंडीज अनोमली, फिर पेंडेमिक रिस्क कंपैरिजन और आखिर में कुछ जरूरी पब्लिक हेल्थ डायरेक्टिव्स। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। भाग 1, इंसिडेंट रिपोर्ट, क्रूज आउटब्रेक। अप्रैल 2026 के उस खौफनाक मंजर को थोड़ा करीब से देखते हैं। समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ एक लग्जरी क्रूज अचानक एक घोस्ट शिप में बदल गया। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे आज के ग्लोबल ट्रैवल के दौर में एक छोटा सा लोकल इन्फेक्शन रातों रात एक मल्टीनेशनल इंसिडेंट बन सकता है। हुआ कुछ यूं। 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशवारा से एक जहाज निकलता है जिसमें करीब 150 इंटरनेशनल यात्री और क्रू मेंबर्स थे। सब नॉर्मल था, पर फिर 11 अप्रैल को एक 70 साल के पैसेंजर को बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है और उनकी मौत हो जाती है। 24 अप्रैल आते आते उनकी पत्नी सेंट हेलेना पर बॉडी के साथ उतरती हैं, लेकिन एम्स्टरडैम जाने के रास्ते में 26 अप्रैल को अचानक उनकी भी मौत हो जाती है। 2 मई को एक और पैसेंजर की जान चली जाती है। अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे। WHO को इन्फॉर्म किया गया और फाइनल डायग्नोसिस निकला, हांटा वायरस। कई देशों ने डर के मारे क्वारंटीन रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार भटकते हुए 10 मई को ये जहाज स्पेन के टेनरीफे में डॉक करता है। तब तक 10 केसेस कंफर्म हो चुके थे और 3 मौतें हो चुकी थीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस जानलेवा इन्फेक्शन की शुरुआत हुई कहाँ से, ओरिजिन क्या था? जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले ये कपल उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पे गया था। वहां वो एक ऐसे कचरे के ढेर यानी लैंडफिल के पास चले गए जहां चूहों की, रोडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद थी। सोचिए, अगर उस यात्रा में सिर्फ कुछ ही दिनों की देरी होती या वहां सफाई और हाइजीन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया गया होता तो शायद ये पूरा जहाज कभी इस संकट में पड़ता ही नहीं। बस एक छोटी सी अनजाने में हुई एक्सपोजर ने पूरे क्रूज को मौत के साए में ला खड़ा किया। भाग 2, पैथोजन प्रोफाइल सिंड्रोम्स। इस 70 साल पुराने खतरे की वायरोलॉजी यानी इसके साइंस को समझना बहुत जरूरी है। 50%, जी हाँ 50%, ये इस वायरस का मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है, जो कि सच में डराने वाला है। और सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है कि दशकों की रिसर्च और इतनी जानकारी होने के बावजूद आज तक इसकी कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बन पाई है। यहाँ तक कि इसका कोई गारंटीड एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असल में इस वायरस से आखिरी लड़ाई तो मरीज के खुद के इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अगर इसके असर की बात करें तो ये वायरस फैमिली 2 अलग अलग और बेहद जानलेवा बीमारियां पैदा करती है। देखिए, एशिया और यूरोप में मुख्य रूप से HFRS होता है, यानी हेमरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि किडनीज फेल होने लगती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकाज में पाए जाने वाला HPS हैंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ये इससे भी ज़्यादा भयानक है। HPS में सीधा फेफड़ों पर, लंग्स पर अटैक होता है। फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है जिससे सांस आना बंद हो जाती है और आखिर में सफोकेशन की वजह से मौत हो जाती है। भाग 3, हिस्टोरिकल टाइमलाइन। अब देखिए, आगे की स्ट्रैटेजी तय करने के लिए हमें इसका इतिहास समझना होगा। इस वायरस ने पिछले कुछ दशकों में कैसा बिहेव किया है, ये इतिहास असल में किसी एपिडेमियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। बात है 1950 के दशक की, जब कोरियन वॉर चल रही थी। तब अचानक 3000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स एक रहस्यमयी बुखार का शिकार हो गए और उसमें से 15% की जान चली गई। सालों तक ये मेडिकल वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री बनी रही। फिर साल 1980 आया जब डॉक्टर होवांग ली ने आखिरकार चूहों से इस वायरस को आइसोलेट किया और इसका नाम वहां की हंटान नदी के नाम पर हंटा वायरस रखा। इसके बाद 1993 में अमेरिका के साउथ वेस्ट में एक बड़ा नवाजो आउटब्रेक हुआ। यहाँ अचानक बिल्कुल सेहतमंद नौजवान एक डेडली लंग सिंड्रोम से मरने लगे। और फिर 1996 में अर्जेंटीना में एंडिस स्ट्रेन की खोज हुई, जिसने इस वायरस को लेकर हमारी सारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वैसे उस 1993 के नावाहो आउटब्रेक का रहस्य मॉडर्न साइंस ने तुरंत नहीं सुलझाया था।
आपको हैरानी होगी जानकर कि इस पजल को सॉल्व किया एक अद्भुत इंडिजिनस ओरल हिस्ट्री ने। नावाहो कबीले के बुजुर्गों की कहानियों में यह पहले से रिकॉर्ड था कि जब भी एल नीनो की भारी बारिश होती है तो वहां पाइन नट्स यानी चिगोज़ोन की भारी पैदाइश होती है। ये पाइन नट्स चूहों का पसंदीदा खाना है। खाना बढ़ा तो चूहों की आबादी में एकदम से विस्फोट होता है और फिर वहां बीमारी आती है। इस एक सिंपल लेकिन सटीक ऑब्जर्वेशन ने वैज्ञानिकों को सही दिशा दिखाई और उन्होंने चूहों में इस वायरस को ढूंढ निकाला। भाग 4 द एंडीज एनोमली। अब वापस आते हैं हाल ही में हुए उस 2026 के क्रूज शिप क्राइसिस पर। इस क्राइसिस के मुख्य कारण को हम द एंडीज एनोमली कहते हैं। पर सोचिए, आखिर ये एंडी स्ट्रेन इतना अलग क्यों है? इसने ऐसी कौन सी एवोल्यूशनरी लीप ली है जिसका कारण हमारे पुराने सभी ट्रांसमिशन मॉडल्स अचानक से गलत साबित हो गए? इसका जवाब बहुत साफ और उतना ही खतरनाक है। अंधे स्ट्रेन हंटा वायरस की पूरी फैमिली में अकेला एक ऐसा स्ट्रेन है जिसमें इंसानों से इंसानों में डायरेक्ट फैलने की क्षमता कंफर्म हुई है। जरा ध्यान दीजिए, जहां आमतौर पर यह वायरस सिर्फ चूहों के डायरेक्ट कांटेक्ट या उनकी ड्रॉपिंग से ही फैलता है, वहीं आंडे स्ट्रेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है। यहां तक कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं, यानी एक अकेला शख्स ही कई और लोगों को इन्फेक्ट करने का जोखिम पैदा कर देता है। हमारे क्रूज जहाज पर जो हाहाकार मचा था वो इसी आंडे स्ट्रेन का नतीजा था। भाग 5 पैंडेमिक रिस्क कंपैरिजन। इंसान से इंसान में फैलने की ये बात सुनकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इस खतरे को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी है। एयरबॉर्न वायरसेस जैसे कि अपना कोविड-19 या फ्लू, ये हवा के जरिए आसानी से फैलते हैं और इसीलिए इनमें 14 दिन के लंबे क्वारंटीन की मांग होती है। लेकिन हैंटावायरस का ये एंडे स्ट्रेन कोविड की तरह कैजुअली हवा में नहीं फैलता। इसे फैलने के लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट या बॉडीली फ्लूइड्स के संपर्क की जरूरत होती है। और एक सबसे बड़ी बात, इसकी ट्रांसमिशन विंडो यानी दूसरे इंसान को बीमारी देने का जो समय होता है वो बीमारी की शुरुआत में आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का होता है। और यही कारण है कि WHO इसका ओवरऑल ग्लोबल पैंडेमिक रिस्क आज भी काफी लो मानता है। भाग 6 पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर्स। हालांकि ग्लोबल पैंडेमिक का रिस्क कम है, पर याद रखिए इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आखिर इस बीमारी से बचें कैसे? सीधा सा जवाब है, इसके मुख्य वेक्टर्स यानी चूहों से निपटना होगा। कुछ ज़रूरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स का पालन करना सख्त ज़रूरी है। सबसे पहले एज अ होम ओनर आपके घर के सभी स्ट्रक्चरल गैप्स या दरारों को अच्छी तरह सील करना होगा ताकि चूहे अंदर आ ही ना सकें। खाने पीने की सभी चीज़ों को हमेशा एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स में बंद रखें। कूड़े का निस्तारण यानी गार्बेज डिस्पोजल तुरंत और सही ढंग से हो, और आसपास के इलाकों से हर उस चीज़ को हटा दें जो चूहों को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपको कभी किसी हाई रिस्क जोन में जाना पड़े जहां रोडेंट्स का आना जाना हो, तो वहां सही सेफ्टी गियर और प्रोटोकॉल्स अनिवार्य हैं, एब्सोल्यूट मस्ट हैं। पहला कदम है उन जगहों की पहचान करना, जैसे पुराने गोदाम, स्टोरेज रूम्स या बंद कमरे। अंदर जाने से ठीक पहले एक अच्छी तरह से फिट होने वाला N95 मास्क जरूर पहनें। ये इसलिए ताकि चूहों की ड्रॉपिंग से बनने वाले हवा में तैरते एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स सांस के जरिए आपके अंदर न जा सकें। और हाँ, किसी भी चीज़ को छूने से पहले, खास तौर पर ड्रॉपिंग्स के आसपास, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनना बिल्कुल मत भूलिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान भी यही सावधानियां जरूरी हैं। अनजान जगहों पर सफाई का पूरा ध्यान रखें। इस पब्लिक हेल्थ ब्रीफिंग को मैं एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। देखिए, आने वाले समय में एक बेहद बड़ा एल नीनो आने की संभावना है, जो पिछले आउटब्रेक्स की ही तरह आगे भी चूहों की आबादी में भारी इजाफा कर सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारी कम्युनिटीज़ इस खामोश खतरे से लड़ने के लिए वाकई में तैयार हैं, खासकर तब जबकि इस बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और शायद एकमात्र हथियार सिर्फ हमारी जागरूकता और बचाव ही है। ये सच में एक गहरी सोच का विषय है। हमेशा याद रखिए, ऐसी स्थिति में विजिलेंस ही सबसे बड़ा क्योर है। इस ब्रीफिंग से जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।